नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर हम लोग हिस्ट्री की सिस्टमेटिकली तैयारी कर रहे हैं ताकि हमें किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, हमें किसी भी तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का फेस करने में कोई दिक्कत ना आए। इसीलिए हम लोग चैप्टर वाइज हिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमने अब एंशिएंट इंडिया को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मिडिवल इंडिया। मिडिवल यानी मिडिल एज। तो मिडिवल इंडिया में जो चैप्टर्स आते हैं वो है दिल्ली सल्तनत, द ग्रेट मुगल्स, सूफी एंड भक्ति मूवमेंट्स, विजयनगर एम्पायर, बहमानी किंगडम और राजपूत एज। इन सभी को हम लोग कवर करेंगे धीरे धीरे, चैप्टर वाइज इसे भी कवर करेंगे ताकि यहाँ से भी काफ़ी हमें एग्जाम्स में मिडिवल इंडिया से हमें काफ़ी क्वेश्चंस मिलते हैं। और जब हम लोग चैप्टर वाइज इसे शुरू करेंगे तो हम लोग सारे डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मिडिवल इंडिया का एक इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। तो कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं ये तो आपने देख ही लिए। पहला है दिल्ली सल्तनत, फिर है द ग्रेट मुगल्स, फिर है सूफी एंड भक्ति मूवमेंट्स, फिर है विजयनगर एम्पायर, फिर बहमानी किंगडम और लास्ट में राजपूत एज। राजपूत एज को डिटेल्स में करेंगे जब, इसीलिए इसका टाइम पीरियड पैरेलली चलते रहता है, लेकिन इसे हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे डिटेल्स में, और बाकी सभी को हम लोग डिटेल्स में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू मिडिवल इंडिया। तो जो इंडो अरब रिलेशंस थे इसे हम लोग देख लेते हैं कैसे ये थे। और क्योंकि मेनली जो मिडिवल इंडिया है ये मुस्लिम रूल है जो इंडिया के ऊपर, उसके बारे में है। तो इंडो अरब रिलेशंस यानी इंडिया और अरब के रिलेशंस कैसे थे ये हम लोग देख लेते हैं। टिल 712 AD इंडो अरब रिलेशंस वर प्योरली कमर्शियल, यानी 712 AD तक जो इंडिया और अरब के रिलेशंस थे वो पूरी तरह से बिजनेस पर बेस्ड थे। ट्रेड, कॉमर्स, चीज़ों का आयात निर्यात, बस यहीं तक इंडो अरब रिलेशंस सीमित थे। फिर द अरेबियंस डिड नॉट हैव स्ट्रॉन्ग रिलीजियस आइडियाज बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम। इसका कारण ये था कि जो अरब के लोग थे तो उनके पास कोई रिलीजियस आइडियाज बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम के आने से पहले, मुस्लिम धर्म के आने से पहले उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग रिलीजियस आइडियाज नहीं थी अरब्स के पास। तो द मुस्लिम्स फेल्ट दैट देयर रिलीजन शुड बी यूनिवर्सलाइज। तो मुस्लिम्स ने ये देखा कि जब इस्लाम का इंट्रोडक्शन उनके ऊपर हो गया, जब इस्लाम आ गया अरब में, तो पैन अरब से ये पैन यूनिवर्सल करना चाहते थे। मुस्लिम्स फेल्ट दैट देयर रिलीजन शुड बी यूनिवर्सलाइज। उन्हें ये लगा कि पूरे दुनिया में इस रिलीजन को फैलना चाहिए। तो क्या होता है, द रूलर ऑफ बगदाद हज्जाज सेंट मोहम्मद बिन कासिम टू अटैक ऑन इंडियन टेरिटरी इन 712 AD। 712 AD में जो बगदाद का राजा होता है हज्जाज, जिसका नाम होता है, उसने मोहम्मद बिन कासिम नाम के एक व्यक्ति को भारत के टेरिटरी पर हमला करने के लिए भेजा। ही कंकर्ड सिंध एंड किल्ड दाहिर। तो उस समय जो सिंध को वो कंकर करने के लिए, जीतने के लिए आया था मोहम्मद बिन कासिम, तो सिंध के राजा उस समय हिंदू राजा थे जिसका नाम था दाहिर। तो उन्होंने, मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को हरा दिया और सिंध को जीत लिया। Dahir's wife Panni Bai did not surrender and she faced the Arabs boldly but at last committed जौहर। तो दाहिर की जो बीवी थी, जो उनकी पत्नी थी पन्नी बाई, उन्होंने सरेंडर नहीं किया मुस्लिम फोर्सेस के सामने और उन्होंने बोल्डली अरब्स को फेस किया, यानी उनसे युद्ध किया। लेकिन जब वो हार गई तो उन्होंने जौहर कमिट कर लिया। जौहर का मतलब होता है एक कि खुद को आग में सौंप देना, ताकि उन्हें उनके मतलब इज्जत की रक्षा हो सके, ताकि वो शत्रु के हाथ में पड़ के उन्हें अपने मान को ना गंवाना पड़े, इसलिए वो आग में या खुद को मार देती है। सुसाइड मतलब होता है एक तरह का, जो कि अपनी इज्जत को बचाने के लिए होता है। तो दाहिर स्वाई पन्नी बाई जो थी, दाहिर की बीवी, उन्होंने जौहर कमिट कर लिया। अकॉर्डिंग टू ताराचंद, द सेकेंड क्वीन ऑफ दाहिर मैरिड मोहम्मद बिन कासिम। तो जो ताराचंद है, हिस्टोरियन है ये एक बहुत बड़े, तो जो दूसरी पत्नी थी दाहिर की, उसने मोहम्मद बिन कासिम से शादी कर ली। It is also said that he arrested two of his daughters, Surya Devi and Parmal Devi,
ड्यू टू व्हिच हज्जाज किल मोहम्मद बिन कासिम। ऐसा भी बोला जाता है कि जो दो बेटियां थी दाहिर की, सूर्या देवी और परमल देवी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया मोहम्मद बिन कासिम ने, जिसके कारण हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को मृत्यु दंड दे दिया। अब आते हैं हम महमूद गजनवी या महमूद गजनी पे। इट इज सेड दैट ही इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स एंड लूटेड द वेल्थ ऑफ दिस कंट्री। तो ये जो लोग आ रहे थे, जो मुस्लिम फाइटर्स आ रहे थे, इनका यहाँ पे रूल एस्टेब्लिश करना कोई मकसद नहीं था कि हमें इंडिया पे राज करना है। ये बस लूटपाट करने और अपने धर्म को फैलाने और मतलब यहाँ के जो विपुल संपत्ति थी भारत की, उसे लूटने के लिए आ रहे थे। तो महमूद गजनवी जो था, गजनवी एक जगह है, गजनी एक जगह है एक्चुअली, तो चूंकि महमूद वहाँ का था इसलिए महमूद गजनवी उसका नाम है। इट इज सेड दैट ही इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स एंड लूटेड द वेल्थ ऑफ दिस कंट्री। ऐसा बोला जाता है कि उसने भारत को 17 बार आक्रमण किया महमूद गजनवी ने, और इस देश के धन संपत्ति को लूटा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेजन ऑफ महमूद गजनवी वॉज ऑन सोमनाथ टेम्पल इन 1025 to 26 AD इन काठियावाड़ गुजरात। सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्वेजन होता है महमूद गजनवी का, वो था सोमनाथ टेम्पल पर। सोमनाथ टेम्पल गुजरात में है, काठियावाड़ में। तो सोमनाथ टेम्पल भगवान शिव का टेम्पल है, और इसमें लूटपाट करने के लिए महमूद गजनवी आता है। 1025 से 1026 AD तक, जो कि काठियावाड़ गुजरात में ये सोमनाथ मंदिर है। इसमें विपुल धन संपत्ति थी, बहुत सारा इसमें सोना था, जिसे महमूद गजनवी ने लूटा। He killed 1000 Hindus of सोमनाथ टेम्पल एंड लूटेड इट्स वेल्थ। इसने 1000 हिंदुओं को मार डाला, सोमनाथ मंदिर के आसपास के या सोमनाथ मंदिर के जो रखवाली में थे उन्हें इसने मार डाला और इसके धन संपत्ति को लूटा। द इस्लामिक वर्ल्ड अप्रिशिएटेड द विक्ट्री ऑफ महमूद एंड कॉल्ड हिम स्टार ऑफ इस्लामिक रिलीजन। तो जो इस्लामिक दुनिया थी, जो अरब में बेस्ड थी, तो उसने महमूद गजनवी के इस जीत को सराहा और उसे इस्लामिक रिलीजन का सितारा कहा, इस्लाम धर्म के सितारे के रूप में उसे देखा इस जीत के वजह से। ही वॉज ऑल्सो नोन एज बुत शिकन। बुत शिकन का मतलब होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला, आइडल ब्रेकर। तो महमूद गजनवी ने चूंकि सोमनाथ मंदिर के मूर्ति को तोड़ दिया था, इसीलिए उसे बुत शिकन कहा गया। बुत का मतलब होता है मूर्ति और बुत शिकन का मतलब होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला। अब आते हैं हम इन्वेजन ऑफ मोहम्मद घोरी पे। ये होता है 1175 से लेकर 1206 AD तक। मोहम्मद घोरी invaded India many times between 1175 and 1206 AD and laid the foundation of Muslim rule in India। अब मोहम्मद घोरी के आक्रमण से एक जो चेंज हमें देखने को मिलेगा वो होगा कि अब तक मोहम्मद बिन कासिम या महमूद गजनवी जो आए थे, ये लूटपाट करने के लिए आए थे, धर्म को फैलाने के लिए आए थे, तलवार की नोक पे धर्म को फैलाने के लिए आए थे और मेनली लूटपाट करने के लिए आए थे। लेकिन मोहम्मद घोरी के इन्वेजन के बाद हम लोग देखेंगे कि धीरे धीरे मुस्लिम रूल जो है वो पूरे इंडिया पे स्थापित हो जाती है, कायम हो जाती है। तो मोहम्मद घोरी ने इंडिया को बहुत बार आक्रमण किया 1175 से लेकर 1200 AD के बीच में, और मुस्लिम रूल का फाउंडेशन इस कंट्री में रखा। एक्चुअली मोहम्मद घोरी के जो गुलाम थे वही मुस्लिम रूल को स्थापित करेंगे भारत में, उसे हम लोग देखेंगे। According to Muslim historians, जयचंद्र was the most powerful ruler of India। मुस्लिम हिस्टोरियंस के हिसाब से, जो मुस्लिम इतिहासकार है उनके हिसाब से जयचंद्र जो था वो सबसे पावरफुल रूलर था इंडिया का। एंड जयचंद्र कंसिडर्ड पृथ्वीराज चौहान एज हिज एनिमी बिकॉज पृथ्वीराज चौहान टूक हिज डॉटर संयोगिता। तो जयचंद्र जो था, तो जयचंद्र की बेटी संयोगिता जो थी वो पृथ्वीराज चौहान ने उनको अपने साथ भगा लिया था। पृथ्वीराज चौहान को इसलिए जयचंद्र अपना दुश्मन मानता था। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली और अजमेर के रूलर थे। तो पृथ्वीराज चौहान को जब मतलब हराना था तो जयचंद्र ने ही मोहम्मद घोरी को इनवाइट किया, बुलाया भारत में। जयचंद्र इनवाइटेड मोहम्मद घोरी।
In 1191 AD, in the first battle of Tarain, मोहम्मद घोरी was defeated by पृथ्वीराज चौहान। ये डेट और ये लड़ाई याद रख ले, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। इन 1191 AD, 1191 AD में इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराई, तराई के पहले युद्ध में मोहम्मद घोरी वॉज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान। तो पहले तराई के युद्ध में मोहम्मद घोरी को पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था। इन 1192 AD, ये भी लड़ाई इंपॉर्टेंट है। इन 1192 AD यानी 1192 AD में, यानी एक साल बाद, इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराई, मोहम्मद घोरी डिफीटेड एंड पृथ्वीराज चौहान। तो सेकेंड बैटल ऑफ तराई में क्या होता है कि मोहम्मद घोरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं और उसे जान से मार देते हैं। मोहम्मद घोरी को जब फर्स्ट बैटल ऑफ तराई में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था तो उसे जीवित छोड़ दिया था, लेकिन 1192 में जब सेकेंड बैटल ऑफ तराई होती है तो मोहम्मद घोरी को पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद घोरी हराता है एवं जान से मार देता है। दिस विक्ट्री मेड मोहम्मद घोरी द मास्टर ऑफ दिल्ली एंड अजमेर। ये जो जीत थी, इससे मोहम्मद घोरी दिल्ली और अजमेर का मालिक बन जाता है। इन 1194 इन द बैटल ऑफ चंदावर, जयचंद्र वाज आल्सो डिफीटेड एंड किल्ड बाय मोहम्मद घोरी। अब क्या होता है कि जिस जयचंद्र ने मोहम्मद घोरी को इनवाइट किया था पृथ्वीराज चौहान पे हमला करने के लिए, तो बैटल ऑफ चंदावर जो कि 1194 AD में होती है, उसमें जयचंद्र को भी हरा देता है मोहम्मद घोरी और उसे भी मार डालता है। तो जिसने बुलाया उसे ही मार डाला। इन 1194 AD इन द बैटल ऑफ चंदावर, बैटल ऑफ चंदावर में जयचंद्र को मोहम्मद घोरी ने हराया और मार डाला। द रिमेनिंग नॉर्थ इंडिया वॉज कंकर्ड बाय हिज रॉयल कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जो बाकी था नॉर्थ इंडिया में, जो भी दिल्ली, अजमेर, इन जगहों के अलावा जो नॉर्थ इंडिया में जो किंगडम्स आते थे, वो धीरे धीरे इनके रॉयल कमांडर जो थे, इनके सेनापति जो थे, गुलाम थे एक्चुअली मोहम्मद घोरी के, ये कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक धीरे धीरे बाकी नॉर्थ इंडिया को जीत लेता है और यही यहाँ पे मुस्लिम पहला राजा बनेगा। ये हम लोग देखेंगे जब हम लोग दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट करेंगे। इन 1206 AD मोहम्मद घोरी वॉज किल्ड बाय ए खोखर मैन। खोखर एक ट्राइब होती है उधर के ही मिडिल ईस्ट कंट्रीज की। तो खोखर ट्राइब के लोगों ने, एक आदमी ने मोहम्मद घोरी की हत्या कर दी 1206 में। अब कहानी शुरू होगी इनके कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक से, जहां कुतुबुद्दीन ऐबक ने बाकी नॉर्थ इंडिया को जीत लिया था। वहां से हम लोग देखेंगे जब हम दिल्ली सल्तनत को कवर करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, ये था इस चैप्टर का निष्कर्ष। और हमने देखा कि कैसे मुस्लिम रूलर्स धीरे धीरे इंडिया में आए। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचते रहे और आप पूरे रूबरू रहें पूरे कोर्स के साथ। तो थैंक यू ऑन दिस नोट एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।